नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। चाहे आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग टीजीटी के एग्जाम के लिए, आप तैयारी कर रहे हैं एचपीआरसी के अपकमिंग जेवीटी जैसे एग्जाम के लिए, या फिर आप पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई भी आने वाले एग्जाम है हिमाचल से रिलेटेड किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से भी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं इन विच ईयर लोक राज पार्टी हिमाचल प्रदेश फाउंडेड। तो बोलते हैं कि ये जो हिमाचल प्रदेश में एक लोक राज पार्टी है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो लोक राज पार्टी बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी और उसमें कौन था बनाने वाला, कितनी सीटें उसने जीती, वो सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लोकराज पार्टी 1967 में बनाई गई थी। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, 1967 में ये लोकराज पार्टी बनाई गई थी। ये जो लोकराज पार्टी थी हिमाचल की पार्टी थी और इसको जो था वो 1967 में बनाया गया था ठाकुर सेन नेगी के द्वारा और जय बिहारी लाल खाची थे जिनके द्वारा इसको बनाया गया था। तो इन दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के द्वारा इसको बनाया गया था। फिर लोकराज पार्टी जो है वो इलेक्शन भी लड़ती है। ये लोकसभा का 1971 का इलेक्शन भी लड़ती है और असेंबली जो हिमाचल में विधानसभा के इलेक्शन होते हैं 1972 में, उनको भी जो है ये कॉन्टेस्ट करती है। 1972 में जो हिमाचल में इलेक्शन हुए विधानसभा के, उसमें ये अपने 16 कैंडिडेट जो है वो खड़े करती है। टोटल हिमाचल में 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, जिनमें से 16 पर जो है ये अपने कैंडिडेट खड़ी करती है। उसमें से 16 में से सिर्फ 2 कैंडिडेट ही जो था वो चुनकर आए थे और ये इंपॉर्टेंट है कि कितने कैंडिडेट चुनकर आए थे, कितने खड़े किए थे, वो भी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें कि इस पार्टी को टोटल कितने वोट मिले, तो इसको जो है टोटल 44,067 44,067 वोट जो था वो मिले थे, जो कि 5.02% ऑफ द वोट्स ऑफ स्टेट बने थे। जितने वोट हुए थे 5.02% उसका ये बने थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये पार्टी जो है वो फिर भंग भी कर दी गई, इसको डिसॉल्व कर दिया गया। 1977 में जो इलेक्शन होने थे उससे पहले ही इसको जो था वो डिसॉल्व कर दिया गया था। तो ये इस पार्टी की जो है पूरी हिस्ट्री है, किसके द्वारा बनाई गई, कब बनाई गई, कब इसने इलेक्शन लड़ा, कितनी सीटें इसने कॉन्टेस्ट की, इनके फाइट कितनी सीटों की और कितनी सीटें जो था वो जीत कर आई इसकी, वो सारा आपको यहाँ से याद होना चाहिए। वोट्स वगैरह भी पूछे जा सकते हैं। डिसॉल्व कब हुआ, 1977 के इलेक्शन से पहले ही ये डिसॉल्व हो गई थी। तो इतना सब यहाँ से ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द लोएस्ट शेड्यूल कास्ट लिटरेसी रेट। देखिए, पिछली बार हमने जो मिशन एलाइड का पढ़ा था पार्ट, उसमें हमने पहला ही क्वेश्चन शेड्यूल ट्राइब के बारे में डिस्कस किया था। आज का क्वेश्चन शेड्यूल कास्ट के बारे में है। यहाँ पर पूछते हैं कि शेड्यूल कास्ट का जो लिटरेसी रेट है वो सबसे कम जो है वो सबसे कम 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में है, सबसे कम वाला पूछा गया है। अगर आप बात करते हैं शेड्यूल कास्ट लिटरेसी रेट की हिमाचल में, तो हिमाचल में जो शेड्यूल कास्ट लिटरेसी रेट है वो है 78.9%, ये है। और अगर आप बात करते हैं कि सबसे कम कहाँ पर है, तो देखो चंबा में सबसे कम जो है वो है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चंबा में जो है वो 69.6% शेड्यूल कास्ट लिटरेसी रेट है और ये पूरे हिमाचल में सबसे कम जो है वो आता है। यहाँ पर लाहौल स्पीति भी दिया गया है। लाहौल स्पीति में शेड्यूल कास्ट लिटरेसी रेट 80% है। सिरमौर दिया गया है, सिरमौर में 74% है। और सोलन यहाँ पर दिया गया है, सोलन में 79% है। अच्छा, अगर शेड्यूल कास्ट लिटरेसी रेट की बात लोएस्ट की हो रही है तो हाईएस्ट भी पता होना चाहिए। हाईएस्ट जो है वो कहाँ पर है, हाईएस्ट हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का है। हमीरपुर का शेड्यूल कास्ट लिटरेसी रेट कितना है, वो है 85.9%। शेड्यूल कास्ट लिटरेसी रेट के बारे में एक और पॉइंट आपने यहाँ से ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में मेल शेड्यूल कास्ट लिटरेसी रेट कितना है और फीमेल शेड्यूल कास्ट लिटरेसी रेट कितना है। ये जो हिमाचल में मेल शेड्यूल कास्ट लिटरेसी रेट है वो है 86.2% और फीमेल है 71.5%। और ओवरऑल तो आपने जान ही लिया था 78.9% ओवरऑल शेड्यूल कास्ट लिटरेसी रेट है हिमाचल प्रदेश का। तो लिटरेसी रेट के बारे में पता चला, शेड्यूल कास्ट के बारे में पिछली वीडियो में शेड्यूल ट्राइब के बारे में जान लिया था। बेसिक सा है कि हिमाचल प्रदेश का ओवरऑल लिटरेसी रेट जो है वो कितना है, तो 82.80% हिमाचल का लिटरेसी रेट है। हिमाचल के लिटरेसी रेट में जो मेल लिटरेसी रेट है वो 89.53% है और फीमेल लिटरेसी रेट जो है 75.93% है। ये तो बेसिक है। बेसिक जो लिटरेसी रेट है ओवरऑल हिमाचल का, वो तो कभी गलत हो ही नहीं सकता क्योंकि हमने बहुत बार उसको रिवाइज किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वेयर वॉज हेल्ड द फर्स्ट
कॉन्फ्रेंस ऑफ हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल इन हिमाचल प्रदेश इन 1946। तो बोलते हैं कि 1946 में हिमाचल प्रदेश में हिमालयी हिल राज्य क्षेत्रीय परिषद, ये जो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल था, इसका पहला सम्मेलन हुआ था। ये कहाँ पर जो था वो आयोजित किया गया था। अच्छा, इसका पहला सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था, कब आयोजित किया गया था, यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं। कब आयोजित हुआ था? 1946 में आयोजित हुआ था। अब कहाँ पर आयोजित जो था ये किया गया था, तो ये जो था वो आयोजित किया गया था मंडी में। ऑप्शन सी मंडी इसका सही आंसर होगा। ये अधिवेशन जो था वो 8 से 10 मार्च के बीच में हुआ था। 8 से 10 मार्च 1946 में ये हुआ था और मंडी में ये हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का अधिवेशन जो था वो संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन में जो था वो कुछ मांगें रखी गई थी। क्या मांगें थी? वो ये थी कि इस अधिवेशन में जो है वो एक प्रतिनिधि सरकार, नागरिक अधिकार को लेकर राजनीतिक कैदियों की रिहाई की जाए, बेगार को समाप्त किया जाए, इस तरह की मांगें जो था वो रखी गई थी। इस काउंसिल के जो प्रधान थे ना वो स्वामी पूर्णानंद बनाए गए थे। इसके जो महामंत्री बनाए गए थे वो पद्मदेव बनाए गए थे। इसके जो सह सचिव बनाए गए थे वो शिवानंद रमौल बनाए गए थे। इसके अतिरिक्त मंडी, बिलासपुर, सिरमौर, सुकेत, नालागढ़, चंबा, सोलन, शिमला, इन सभी पहाड़ी रियासतों ने जो है वो अपने प्रतिनिधि जो था वो इस अधिवेशन में भेजे थे। मतलब इन सभी रियासतों से यहाँ पर भाग लिया गया था। और उस टाइम जो आज़ाद हिंद फौज के जवान थे, आज़ाद हिंद फौज के जो सक्रिय जवान थे, उनके द्वारा भी इस अधिवेशन में सक्रिय रूप से जो था वो भाग लिया गया था। मंडी प्रजामंडल के जो प्रधान हुआ करते थे उस टाइम गौरी प्रसाद, और कश्मीर सिंह हुआ करते थे, लीलावती टंडन हुआ करते थे, इनके द्वारा भी इस अधिवेशन में जो था वो भाग लिया गया था। तो काफ़ी सफल ये अधिवेशन जो था वो बनाया गया था। तो इतना सा भी इस अधिवेशन के बारे में ध्यान रखना। एग्जैक्टली हुआ कब से कब था? 8 से 10 मार्च के बीच में होता है। इसके जो है वो प्रधान कौन थे, इसके प्रधान के अलावा महामंत्री कौन थे, सह सचिव कौन थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में पब्लिक सर्विस कमीशन तो कुछ भी, कितने भी डेप्थ में क्वेश्चन पूछ लेता है। अब वो सोचना छोड़ दीजिए कि वो घिसे पीटे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर घिसे पीटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो सबके ठीक होते हैं। एक मेरिट बनाने वाले क्वेश्चन होते हैं, वो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं और आपको तो मेरिट में आना है। अगर मान लीजिए टोटल 50 सीटें हैं ना, तो अगर आप मान के चलेंगे कि आप 25 सीटों के लिए तैयारी कर रहे हैं तब जाकर सिलेक्शन होगी। अगर ये सोच कर चलेंगे कि 50 सीटों में आपको 49 नंबर पर आना है तो सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगी। पर ये सोच कर चलेंगे कि टॉप 25 में आना है तब जाकर जो है वो आपकी सिलेक्शन जो है वो हो पाएगी। तो इस तरह से सोच के चलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। बोलते हैं इट वाज मेड चीफ कमिश्नर प्रोविंस इन 1950, कि इसको मुख्य आयुक्त प्रांत जो था वो 1950 में जो था वो बनाया गया था। दूसरे में बोलते हैं इन 1966 10 डिस्ट्रिक्ट वर इंक्लूडेड इन हिमाचल प्रदेश, की 1966 तक हिमाचल प्रदेश में 10 जिले शामिल थे। आगे बोलते हैं चंद्रकूप लेक इज इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, की चंद्रकूप झील डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। आगे बोलते हैं तंतगिरी इज ट्राइब्यूटरी ऑफ रावी रिवर। अब इन सभी स्टेटमेंट्स के ऊपर हम पहली स्टेटमेंट से एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं कि इट वाज मेड चीफ कमिश्नर प्रोविंस इन 1950, कि इसको जो है वो मुख्य आयुक्त प्रांत बनाया गया था। मुख्य आयुक्त प्रांत जो था वो इसको बनाया गया 1950 में। ये बात गलत है। इसको चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया ज़रूर गया था, परंतु 1948 में बनाया गया था। 15 अप्रैल 1948 को जब इसका गठन हुआ था तो ये मुख्य आयुक्त प्रांत बना था, चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो था वो बना था। और जल्दी से कमेंट कर बताएंगे कि उस टाइम पहले चीफ कमिश्नर हिमाचल के कौन बने थे। पहली स्टेटमेंट तो निकल गई लिस्ट से, गलत है। बोलते हैं बाई 1966 10 डिस्ट्रिक्ट वर इंक्लूडेड इन हिमाचल प्रदेश। तो ये बात सही है कि 1966 तक 10 जिले हिमाचल में शामिल हो गए थे। देखो, जब 15 अप्रैल 1948 को गठन हुआ था तो 4 जिले हुआ करते थे। 5वें नंबर का जिला बिलासपुर, 6ठे नंबर का जिला किन्नौर जुड़ा था, और उसके बाद 1966 में कुछ और जिले यहाँ पर आकर जुड़ते हैं। बाई 1966 आकर जो है वो 10 जिले टोटल हो गए थे। आगे बोलते हैं चंद्रकूप लेक इज इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। ये चंद्रकूप झील भी आपने देखी होगी, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। इसको चंद्र नाहन लेक के साथ बिल्कुल भी कंफ्यूज मत कर देना। चंद्रकूप लेक जो है वो कहाँ पर स्थित है? चंद्रकूप लेक जो है वो कांगड़ा में नहीं आती। कांगड़ा में नहीं आती तो ये कहाँ पर? चंबा में जो है वो आती है। ये चंबा में आती है। तो तीसरी स्टेटमेंट भी गलत हो गई, दूसरी सही थी अभी तक। बोलते हैं तंतगिरी इज ट्राइब्यूटरी ऑफ रावी। अगर हम रावी नदी की बात करते हैं तो रावी नदी जो है वो चंबा शहर से होकर गुजरती है। चंबा शहर से होकर गुजरती है और इसकी मुख्य सहायक नदियों में जो है वो कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? बादल आती है, सियूल आती है, बैरा आती है, तंतगिरी भी इसकी एक सहायक नदी आती है। तो चौथी स्टेटमेंट भी सही है। तंतगिरी के अलावा बुधिल आती है,
तुंधा आती है, साहो आती है, ये सब इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ जो है वो आती हैं। अगर रावी नदी के वैदिक नाम की बात की जाए तो इसका जो वैदिक नाम है वो पुरुषानी इसका वैदिक नाम है। ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के बड़ा भंगार से जो है वो निकलती है। उसके बाद कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से चंबा शहर से होकर जो है ये बहती है। चंबा शहर से होने के बाद जो है आगे चलकर जो है ये चेनाब में भी मिल जाती है। ये नदी जो है वो चंबा को जो है वो खैरी नामक स्थान पर जो है वो छोड़ देती है और खैरी में ये हिमाचल प्रदेश को छोड़कर जो है वो जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाती है। हिमाचल प्रदेश में जो टोटल ये नदी बहती है वो 158 किलोमीटर ही जो है वो बहती है। टोटल 158 किलोमीटर ही हिमाचल में बहती है। उससे आगे चलकर जो है ये आगे जो है वो चेनाब के साथ मिलती है और कश्मीर में भी थोड़ी बहती है, जम्मू कश्मीर में जाकर भी थोड़ी सी बहती है। तो अब यहाँ पर बोलते हैं चूज़ द करेक्ट आंसर। तो हमारे पास देखिए चौथा सही था और दूसरा सही था, तो दूसरा एंड चौथा इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। हमारे पास पहला और तीसरा जो था वो गलत दिया गया था। क्यों गलत दिया गया था वो भी हमने करेक्ट कर जो है वो देख लिया कि क्यों ये गलत जो था वो दिया गया था। चलिए जी इतना हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर वही लिखा गया था चीफ कमिश्नर प्रोविंस हिमाचल 15 अप्रैल 1948 को बना था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीट्स के स्लॉट 1 स्लॉट 2 ऑलरेडी बुक हैं। स्लॉट 3 में जो सीटें बची हुई हैं उसमें आप खुद को जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टडी को एक प्रॉपर शेप मिले, आपको जो है वो प्रैक्टिस कर इम्प्रूव करने का मौका मिले और परफेक्शन के साथ आप पेपर में जो है वो परफॉर्म कर सकें, तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अच्छा अगला क्वेश्चन अभी हम देखते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट चांगो विलेज ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो किन्नौर जिले के चांगो गाँव के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए बोलते हैं चांगो विलेज आता है, ये चांगो विलेज कहाँ पर आता है, ये किन्नौर में जो है है। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। बोलते हैं इट इज़ लोकेटेड ऑन लेफ्ट बैंक ऑफ स्पीति रिवर। आगे बोलते हैं इट इज़ लोकेटेड ऑन राइट बैंक ऑफ सतलुज रिवर। आगे बोलते हैं इट इज़ लोकेटेड ऑन राइट बैंक ऑफ बसपा रिवर और इट इज़ लोकेटेड इन लेफ्ट बैंक ऑफ सतलुज रिवर। देखिए पहले तो आप बसपा वाला तो करेक्ट ही गलत कर दीजिए, ये तो निकल गया यहाँ से। सतलुज के लेफ्ट ना राइट इनमें से किसी भी बैंक पर ये स्थित नहीं है। इट इज़ लोकेटेड ऑन लेफ्ट बैंक ऑफ स्पीति रिवर, स्पीति नदी के लेफ्ट बैंक पर ये स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर जो है वो होगा। अच्छा स्पीति नदी के लेफ्ट बैंक पर ये स्थित है। अगर हम स्पीति नदी के बारे में जानते हैं तो स्पीति भी आगे चलकर सतलुज की ही जो है वो सहायक नदी जो है वो बनती है, परंतु निकलती कहाँ से है, ये कहाँ पर जाकर ये सतलुज को ज्वाइन करती है वो भी तो पता होना चाहिए। स्पीति नदी के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि स्पीति नदी जो है वो कुंजुम रेंज से जो है वो निकलती है। फिर स्पीति की भी अलग अलग सहायक नदियां बनती हैं, जैसे कब्जियन इसकी सहायक नदी है, तेगपो इसकी सहायक नदी है। फिर आगे चलकर ये सतलुज के साथ मिलती है। सतलुज के साथ ये कहाँ पर चलकर मिलती है, खाब नामक स्थान पर जो है ये सतलुज के साथ जो है वो मिल जाती है। स्पीति नदी के किनारे ही जो है वो ढंकर मोनेस्ट्री भी स्थित है। एक हौंसी विलेज आता है वो भी स्पीति नदी के किनारे ही जो है वो स्थित है। तो स्पीति नदी के किनारे चांगो विलेज भी जो है वो आता है, किन्नौर का ही ये चांगो विलेज है। इतना सब यहाँ से हो गया, काफ़ी डिटेल में हमने यहाँ से ये जाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई द रिवर हुज वाटर वाज टू बी यूज्ड फॉर द सानन हाइडल पावर प्रोजेक्ट एट जोगिंदरनगर इन हिमाचल प्रदेश एज पर लीज एग्रीमेंट इन 1925। तो बोलते हैं कि 1925 में एक लीज एग्रीमेंट हुआ था। इस लीज एग्रीमेंट के अनुसार हिमाचल प्रदेश के जोगिंदरनगर में सानन हाइडल पावर प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नदी के पानी की पहचान कीजिए। तो ये सानन परियोजना है, ये ऊहल नदी के ऊपर बनी हुई है एज पर 1925 लीज एग्रीमेंट। और देखिए 1925 में ये लीज एग्रीमेंट जो हुआ था ये हुआ था पंजाब के साथ और 99 ईयर्स की लीज जो था ये हुई थी। अभी लास्ट ईयर जो था ये समाप्त भी हो गई थी। अभी तक कोर्ट में जो है वो केस चला हुआ है। कोर्ट में केस चलने के पीछे का रीज़न ये भी है कि ये जो सानन परियोजना है ये करंटली जो है वो पंजाब सरकार के अधीन जो है वो आती है, पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधीन जो है वो आती है और इसका जितना भी रेवेन्यू होता है वो पंजाब गवर्नमेंट को ही जो है वो जाता है। अब हिमाचल कहता है कि ये हमारी लैंड पर है, लीज एग्रीमेंट समाप्त हो गया है, हम लीज को कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो हिमाचल वापस अपना कंट्रोल चाहता है और केस जो है कोर्ट में जो है वो चला हुआ है। अच्छा ये जो सानन परियोजना थी इसको बनाने वाले जो इंजीनियर थे वो कौन थे। इसको बनाने वाले जो इंजीनियर थे वो थे कर्नल BC बेटी।
BC बैटी का नाम आपने ध्यान रखना है। ये जो था वो बनाने वाले इंजीनियर थे और काफ़ी इनके द्वारा काम किया गया था। कहते हैं कि जो पठानकोट से जोगिंदरनगर तक के लिए जो है वो रेलवे लाइन बनी, पठानकोट से जोगिंदरनगर तक लाइन जो बनी वो जो है वो इसीलिए बनाई गई थी ताकि इस परियोजना को जो बनाना है, इसका जो सामान है, इसके जो कंस्ट्रक्शन में चीज़ें लगेंगी वो इजीली जो है वो पहुंचाई जा सके। तो पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन भी जो है वो इसके चलते ही जो था वो बनाई गई थी। और ये जो पठानकोट से जोगिंदरनगर तक ट्रैक बनाया गया था, ये 113 किलोमीटर लंबा ट्रैक जो था वो बना था। 1926 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई थी और 1929 तक ये बनकर जो था वो कंप्लीट हो गया था। ठीक है जी, इतना यहाँ से भी जान लिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ मियार ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि मियार ग्लेशियर जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर आता है, उसकी लोकेशन जो है वो आइडेंटिफाई यहाँ पर कीजिए। हिमाचल प्रदेश में अलग अलग ग्लेशियर जो है वो आते हैं और ये मियार ग्लेशियर अक्सर आप पढ़ते हैं कि लाहौल स्पीति में जो है वो आता है, परंतु यहाँ पर लाहौल और स्पीति कर अलग अलग ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं। तो ये जो है वो लाहौल में जो है वो एग्जैक्टली जो है वो मियार ग्लेशियर जो है वो आता है। मियार ग्लेशियर जो है वो मियार नदी को भी जो है वो पानी प्रोवाइड जो है वो करवाता है और इसकी लंबाई लगभग 12 किलोमीटर लंबी जो है वो है। और कौन सी वैली में, लाहौल वैली में जो है ये ग्लेशियर आता है। अगर ऐसे ही हम ग्लेशियर्स की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में मियार ग्लेशियर के अलावा जो है वो दुधौन ग्लेशियर भी आता है। दुधौन और पार्वती ग्लेशियर भी आते हैं। ये ग्लेशियर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आते हैं। पार्वती ग्लेशियर से पता चल रहा है कि पार्वती वैली में ही ये आते हैं। एक जो है वो सोना पानी ग्लेशियर भी जो है वो आता है। ये जो सोना पानी ग्लेशियर है ये भी इम्पोर्टेंट ग्लेशियर है और ये ग्लेशियर जो है वो 1906 में पहली बार वॉकर और पास्को के द्वारा जो था उसका सर्वे किया गया था और ये रोहतांग दर्रे से जो है वो दिखाई भी देता है ग्लेशियर। ये ग्लेशियर लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है। एक लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर भी आता है। केलोंग लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है और वहाँ से एक ग्लेशियर दिखाई देता है लेडी की शेप में, उसको लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर बोलते हैं। अब हिमाचल का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। शिगड़ी जो है वो ग्लेशियर को ही हिमाचल में बोलते हैं। तो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो है वो आता है। ये 1936 में ये ग्लेशियर जो है वो चंद्रा घाटी में भारी तबाही मचाता है, जिसके परिणाम स्वरूप चंद्रताल झील का निर्माण भी जो था वो हुआ था। ये जो लाहौल स्पीति का बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है 1956 में पहली बार जो था वो कुछ महिला पर्वतारोही थी जिनके द्वारा यहाँ पर विजय प्राप्त की गई थी। फिर 1958 में स्टीफेंस और उनके साथी थे, स्टीफेंसन और उनके साथी थे जिनके द्वारा इसको विजिट किया गया था। 1970 में मेजर बलजीत सिंह के द्वारा इसको सफलतापूर्वक जो था उसका भ्रमण किया गया था। तो इस ग्लेशियर पर अलग अलग टाइम जो है वो विजिटर या फिर ट्रैकर जो था वो जाते रहे। बादल ग्लेशियर भी जो है वो आता है। ये बादल ग्लेशियर जो है वो इम्पोर्टेंट ग्लेशियर है। ये बादल नदी को जो है वो पानी प्रोवाइड करवाता है और ये ग्लेशियर जो है वो कांगड़ा में जो है वो आता है। ठीक है जी, तो बादल ग्लेशियर भी इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, बादल नदी आगे चलकर किसकी सहायक नदी जो है वो फिर बनती है, वो आप कमेंट कर जो है वो बताएंगे कि आगे चलकर ये जो बादल ग्लेशियर है बादल नदी को पानी प्रोवाइड करवाता है तो किसकी सहायक नदी जो है वो बादल बनती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कामेश्वर टेम्पल हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कामेश्वर मंदिर के बारे में कौन सा कथन जो है वो इनमें से सही है। पहले में बोलते हैं कामेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश की ये कामेश्वर टेम्पल जो है वो कांगड़ा जिले में जो है वो स्थित है। अच्छा, कामेश्वर टेम्पल में पहली स्टेटमेंट ये बोली गई है। दूसरी में बोलते हैं दीज टेम्पल बिल्ट इन पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल कि ये टेम्पल जो है पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं ये कामेश्वर मंदिर आता कहाँ पर है। देखिए, कामेश्वर मंदिर जो है वो कांगड़ा जिले में नहीं आता, कांगड़ा में ये नहीं आता। कहाँ पर ये आता है, ये जो है वो मंडी जिले का जो है वो मंदिर है। मंडी में जो है ये कामेश्वर मंदिर जो है वो आता है जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और ये कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। क्या ये पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है? नहीं, पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में भी ये नहीं बना हुआ है। ये डोम आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। तो दूसरी स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट अब सही हुई? नन ऑफ द दिस, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि कामेश्वर मंदिर मंडी जिले में आता है, डोम आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। अगर बात की जाए और भी जो मंदिर आते हैं डोम आर्किटेक्ट स्टाइल में जो बने हुए हैं तो माता ज्वाला जी का मंदिर डोम आर्किटेक्ट स्टाइल में है, चिंतपूर्णी मंदिर है और तारना देवी मंदिर है मंडी का, जो कि जो है वो डोम आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बने हुए हैं। अच्छा, मंडी की जब बात हो रही है तो मंडी में भी इंपॉर्टेंट टेम्पल आते हैं, जैसे कि मंडी में पंचवक्रतवा मंदिर आता है, भगवान शिव को डेडिकेटेड है, 14वीं शताब्दी का ये मंदिर जो है वो है। मंडी में भूतनाथ मंदिर आता है, भूतनाथ शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ मंदिर है, राजा अजबर सेन के द्वारा कंस्ट्रक्शन करवाई गई थी इसकी और इम्पोर्टेंट मंदिर है।
और इसके अलावा पराशर टेम्पल आता है, ये राजा बाणसेन के द्वारा जो था वो बनवाया गया था, मंडी के राजा हुआ करते थे, पैगोडा स्टाइल में ये बना हुआ है। मंडी में जो है वो कामाक्षा देवी मंदिर भी आता है पैगोडा स्टाइल में, 10वीं-11वीं शताब्दी के करीब जो था ये मंदिर बनाया गया था। मंडी में जो है वो श्यामा काली मंदिर, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, इस मंदिर को तारना देवी मंदिर भी बोलते हैं। तो तारना देवी मंदिर, श्यामा काली मंदिर एक ही बात है। अभी मैंने बताया था इसके बारे में कि डोम आर्किटेक्ट स्टाइल में ये बना हुआ है, और इसको जो है वो राजा श्याम सेन मंडी के हुआ करते थे, जिनके द्वारा बनवाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फेमस मंदिर मंडी के जो है वो हो गए। इनके बारे में अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में बने, जैसा भी बने, अगर डिटेल से आपने ऐसे पढ़ा होगा तो कितनी भी डेप्थ में क्वेश्चन होगा, कभी गलत होगा ही नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि क्वेश्चन आपका गलत हो जाए। बस ऐसा है कि जो भी मैंने बताया वो याद भी होना चाहिए, सुनना भी चाहिए आपको अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट फॉर्मेशन ऑफ कुल्लू वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि ये जो कुल्लू वैली की फॉर्मेशन हुई, इसके बारे में कौन सा कथन सही है। पहले में बोलते हैं इट इज़ फॉर्म्ड बाय ब्यास रिवर बिटवीन मंडी एंड लारजी। तो बोलते हैं कि ये ब्यास नदी के द्वारा मंडी और लारजी के बीच में जो था वो बनाई गई। दूसरे में बोलते हैं इट इज़ फॉर्म्ड बाय ब्यास रिवर बिटवीन निरमंड एंड मनाली। ब्यास नदी के द्वारा निरमंड और मनाली के बीच में ये बनाई गई। बोलते हैं इट इज़ फॉर्म्ड बाय पार्वती रिवर बिटवीन नगर एंड रोहतांग पास, कि ये जो है वो पार्वती नदी के द्वारा नगर और रोहतांग के बीच में बनाई गई। और बोलते हैं इट इज़ फॉर्म्ड बाय सतलुज रिवर बिटवीन मंडी एंड मनाली, और बोलते हैं कि ये सतलुज नदी के द्वारा मंडी और मनाली के बीच में जो है वो बनाई गई। अब देखिए हम बात करते हैं जब कुल्लू घाटी के गठन की, तो कुल्लू घाटी का जो गठन हुआ ये हुआ इट इज़ फॉर्म्ड बाय ब्यास रिवर बिटवीन मंडी एंड लारजी। मंडी और लारजी के बीच में जो है ये बनाई गई, ब्यास नदी के द्वारा जो था वो इसको बनाया गया। मंडी की हम बात करते हैं अच्छे से, कुल्लू की हम बात करते हैं अच्छे से। कुल्लू वैली की जब बात हो रही है, कुल्लू वैली का वर्णन जो है वो पौराणिक ग्रंथों में देखने को मिलता है। कुल्लू देश के रूप में इसको बताया गया है। इसका वर्णन हमें महाभारत में, रामायण में, विष्णु पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, रासतरंगिनी में भी देखने को जो है वो मिलता है। कुल्लू को जो है वो गंधर्वों की भूमि जो था वो बोलते थे। कुल्लू को वैदिक साहित्य में गंधर्वों की भूमि जो है वो बोलते हैं। और कुल्लू घाटी को जो है वो कुलांत पीठ भी कहा गया है, कुलांत पीठ भी इसको कहा गया है। इसकी स्थापना राजा बिहंग मणिपाल के द्वारा जो था वो की गई थी, और इसकी जो पहली राजधानी बिहंग मणिपाल के द्वारा बनाई गई थी वो जगतसुक में बनाई गई थी। जगतसुक को नास्त भी बोलते थे, जहाँ पर इसकी कैपिटल जो था वो बनाई गई थी। आगे चलकर इसकी अलग अलग वजीरियाँ हुई। कितनी वजीरियाँ कुल्लू की हैं? 7 वजीरियाँ कुल्लू की हैं। वो हिस्ट्री में आ जाता है, अलग से पढ़ेंगे उसको कभी। फिलहाल इतना सब आप कुल्लू के बारे में यहाँ से नोट कीजिए, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्वांगला ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि कौन सा स्वांगला ट्राइब के बारे में जो है वो कथन सही है। बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में स्वांगला ट्राइब के बारे में बोलते हैं इट इज़ नाउ डिक्लेयर्ड एज ए शेड्यूल कास्ट, कि इसको शेड्यूल कास्ट डिक्लेयर किया गया है। बोलते हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट द कस्टम ऑफ डाइवोर्स अमंग देम, कि इनके बीच में डाइवोर्स का कस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता। बोलते हैं द कस्टम ऑफ गिविंग मनी टू ब्राइड एग्जिस्ट अमंग देम, कि ब्राइड को जो है वो पैसे देने का यहाँ पर कस्टम जो है वो प्रचलित है। आगे बोलते हैं देयर इज नॉट एग्जिस्ट पॉलिएंड्री इन ट्राइब, यहाँ पर पॉलिएंड्री जो है वो प्रचलित नहीं है। पॉलिएंड्री क्या होती है? पॉलिएंड्री होती है बहुपति प्रथा, मतलब 2 पति होंगे, ज़्यादा पति होंगे, इस तरह की प्रथा प्रचलित थी यहाँ पर हिमाचल में कुछ ट्राइब्स में। तो बोलते हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट पॉलिएंड्री इन ट्राइब। देखिए ये जो स्वांगला ट्राइब है ना, ये पत्तन वैली में पाई जाती है और ये शेड्यूल कास्ट में नहीं आती। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कि इसको शेड्यूल कास्ट डिक्लेयर किया गया है, नहीं, गलत बात है, इसको शेड्यूल कास्ट में ये नहीं आती। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। आगे बोलते हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट द कस्टम ऑफ डाइवोर्स, इनके बीच में देखो डाइवोर्स का कस्टम एग्जिस्ट करता है, ये भी गलत हो गई। इनके बीच में जो डाइवोर्स का कस्टम एग्जिस्ट करता है उसको तसुद थवाकची जो है वो बोलते हैं, तसुद थवाकची उसको बोलते हैं। और ये डाइवोर्स का टाइप होता है, इसमें एक थ्रेड को तोड़ा जाता है और माना जाता है कि जो वैवाहिक संबंध है वो भी टूट गया। तो दूसरी स्टेटमेंट भी जो है वो गलत हो गई। आगे बोलते हैं द कस्टम ऑफ गिविंग मनी टू ब्राइड एग्जिस्ट अमंग देम, कि इनके बीच में ब्राइड को पैसे देने का कस्टम जो है वो प्रचलित है। हाँ, तो इनके बीच में कुछ इस तरह का मैरिज का टाइप जो है वो प्रचलित होता है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। और बोलते हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट पॉलिएंड्री, पॉलिएंड्री तो इनके बीच में प्रचलित है। ठीक है, पॉलिएंड्री प्रचलित है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है।
अब यहाँ पर थोड़ा सा स्वांगला ट्राइब के बारे में आप देख ही लीजिए, अच्छे से आपको पता चल जाएगा। स्वांगला ट्राइब पत्तन वैली में रहती है, चंद्रभागा जो नदी वहाँ पर बहती है उसके अलोंग, और लाहौल स्पीति में रहती है। शेड्यूल ट्राइब में ये आते हैं। बोलते हैं ये राजपूत भी होते हैं, ब्राह्मण भी होते हैं। इनके बीच में जो लैंग्वेज बोली जाती है मंछद बोली जाती है, जो कि तिब्बतन और हिंदी का मिक्सचर है। चिनाली बोली जाती है, ये सिप्पी स्पोकन बाय सिप्पी एंड दी लोहार, इनके द्वारा बोली जाती है। बोटी बोली जाती है, ये बौद्ध के द्वारा भी बोली जाती है। तिन्नन बोली जाती है, ये शिशु एरिया में जो है वो बोली जाती है। बोलते हैं इनके बीच में जो लोकल ड्रिंक होता है उसको जो है वो छांग बोलते हैं। कम्युनिटी काउंसिल इनकी जो होती है उसको सहना के द्वारा हेड किया जाता है, सहना चीफ होता है उसका। और इनके बीच में जो 2 फेमस टेम्पल आते हैं वो त्रिलोकीनाथ मंदिर और जो माता मृकुला देवी का मंदिर उदयपुर में आता है वो आते हैं। और इनके बीच में मैरिज के टाइप में रुस्ताते ब्याह, कुआह ब्याह, मजमी ब्याह आते हैं। रुस्ताते ब्याह मैरिज बाय अलॉटमेंट है, भगाकर की जाने वाली शादी है, लड़का लड़की प्यार करते हैं शादी कर लेते हैं। कुआं ब्याह मैरिज बाय कैप्चर बाय बॉय, कैप्चर कर लिया जाता है लड़के के द्वारा। और मजमी ब्याह इसमें लड़का अपने सिस्टर को भेज देता है लड़की को लाने के लिए, और क्योंकि वो मैरिज के खर्चे वगैरह भी नहीं कर सकता इसलिए भेजता है। तो ये शायद वो आ जाता है पैसे देने वाला सिस्टम एक तरह से। और डाइवोर्स सिस्टम में बोलते हैं तसुत वाकची आता है, इसमें एक थ्रेड को तोड़ा जाता है और माना जाता है कि संबंध भी जो है वो टूट गया। ठीक है जी, तो इस तरह से ये अलग अलग मैरिज के टाइप, अलग अलग कस्टम्स, अलग अलग ड्रिंक्स, मंदिर, ये सब हमने देख लिया स्वांगला ट्राइब का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये रिवीजन क्वेश्चन है आपका। बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द लोएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब लिटरेसी रेट। तो बोलते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में जो लोएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब लिटरेसी रेट है वो कहाँ का है। पिछली वीडियो में पहला ही क्वेश्चन हमने पढ़ा है। अभी आप कमेंट कर कर अपना आंसर जो है वो बताएंगे। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना। जो अभी HDO का पेपर हुआ था उसका पेपर 1 पेपर 2 टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया गया है आपको, तो टेलीग्राम पर और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलती रहती है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।